नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप विद मी में। आज के इस वीडियो में बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला शुरू कर रहा हूं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। प्रयास किया जा रहा है कम समय में आपका पूरे एक सेट का प्रैक्टिस किया जाए ताकि मिनिमम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो मौर्य शासक ऑप्शन ए में है, फिर नंद शासक महापद नंद, और सी में शुंग शासक पुष्यमित शुंग, और डी में है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शुंग शासक पुष्यमित शुंग थे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। तो सुशर्मा मगध के कण्व वंश का शासक था। और बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो बहावी आंदोलन का संस्थापक जो है आपको शाह वजी उल्लाह था। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी। तो इसका शुरुआत जो है 1913 से 1914 के बीच में की गई थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग पता होगा, ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो ताना भगत का था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता जो था उरांव, मुंडा और संथाल जनजातियों के पर व्यापक रूप से पड़ा था। और ताना भगत आंदोलन का स्वरूप इसके पूर्व हुए जनजातीय आंदोलन का स्वरूप से भिन्न था। इस आंदोलन में जनजातियों की राजनीतिक चेतना ज़्यादा पुष्टि हुई थी। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व में जतरा भगत उरांव और तुरिया भगत उरांव ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्त यहाँ इंपॉर्टेंट रखने बात यह है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन था। तो आपको जतरा भगत और तुरिया भगत जो कि तुरिया भगत उरांव ने इसका किया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो ये बिहार के जो है आपको भोजपुर जिला में हुआ था, जो कि पहले शाहाबाद जिला था, उसका मुख्यालय भोजपुर में पड़ता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें बताया गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में मौलाना मजहरुल हक। और क्वेश्चन नंबर इसका जो 5वां ऑप्शन है ई, जैसा आप लोग पता है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ये डी हो जाता है, मौलाना मजहरुल हक इसके सही आंसर हो जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें बताया गया प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करें। पहला ऑप्शन दे देता हूँ इसमें, क्योंकि ये पुट वाले हैं, इसको देखना जरूरी है। यह मौर्य कालीन रचना है, यह गुप्त कालीन रचना है, यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है, यह गुप्त इतिहास जानने का एक स्रोत है, या यह भद्रबाहु रचित है, या यह विशाखादत्त रचित है। जैसा कि दोस्तों अगर इस पूरे ऑप्शन को आकलन किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आपको आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही और पहला गलत है। ये मौर्य कालीन की रचना नहीं है, ये गुप्त कालीन की रचना है। इसमें मौर्य के इतिहास का जानने का स्रोत है, गुप्त इतिहास के जानने का भी स्रोत है, और ये भद्रबाहु रचिता भी है। इसमें 5वां जो ये है भद्रबाहु रचिता ये नहीं है। और ये आपको छठा जो है यह विशाखादत्त रचित है। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में ये 3 ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें बताया गया है अंग्रेज के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर इसका ऑप्शन देखें 1767, 1770, 1784 और 1801 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। 1770 में बिहार में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम रेवेन्यू काउंसिल की पटना में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन का, तो बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया गया था। तो यहाँ देख लेते हैं 1919 में ईस्वी में बक्सर जिला से, या फिर 1917 में पूर्वी चंपारण जिला से, या 1919 में पश्चिमी चंपारण जिला से, या फिर 1919 में मधुबनी जिला से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो रहा है वो है 1919 में मधुबनी जिला से इसका शुरुआत किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा कृषक आंदोलन का। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 11 का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के किस मंत्री
का मुख्य योगदान था? अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोलबर्ट, टूरजो, नेकर और कल्लोनन। और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो आपको आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कोलबर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं, पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो बात करें सदाकत आश्रम, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन देख लीजिए इसका, बंगभंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम का स्थापना हुआ था। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 13 की, खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी ऑप्शन की बात कर लें तो पहला है मजहरुल हक, हसन इमाम, मौलाना सज्जाद, और ऑप्शन डी में है मौलवी अब्दुल रहीम, या ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना की गई थी फुलवारी शरीफ पटना में। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों की वर्णित है? तो रुद्रदामन की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ऑप्शन है सांची अभिलेख, भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख और नासिक अभिलेख। इसका करेक्ट आंसर, अगर पांचवा ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपको आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो है जूनागढ़ अभिलेख से। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रह जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो पहला दिया वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर और सारनाथ, और ऊपर उसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था और उसमें शासक जो था कनिष्क था। जबकि 4 शासक का नाम अगर आप देखते हैं तो पहला था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? किसान के, जमींदार के, श्रमिक या दलित? ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसान के लिए सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, जहांगीर ने, शाहजहां ने, मोहम्मद शाह ने या औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह के द्वारा उर्दू राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित शासकों में से किसने 1 से 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, जो क्वेश्चन का 18 का ए नंबर पहला ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं। वकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम को 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करने का श्रेय प्राप्त है। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था और यज्ञ का सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। अश्वमेध यज्ञ का सार्वभौमिक चक्रवर्ती राजाओं द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये सारे कुछ वंश शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्वान है कहाँ? ऑप्शन ए में है एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में या अजंता में, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसकी बात करें करेक्ट आंसर की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एलोरा में। तो हिंदू, बौद्ध, जैन शैलाकृति गुहाएं हो जाएगा आपको एलोरा में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ बुकर, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेयो, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये लॉर्ड मेयो, इन्हीं को जो है हत्या जो भारत में किया गया था। लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। वह एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो ने ही भारत में सर्वप्रथम 1871 में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को दिल्ली राजधानी का आयोजन जुलूस समारोह में बम से घायल कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे लॉर्ड मेयो के बारे में जो आपको बताया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई
जो है बाबर ने किस सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी, हेमू, जयचंद, दौलत लोदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसका सेना था पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें देख लीजिए। पहला ऑप्शन है संग्राम सिंह, हेमू, पेशवा बाजीराव और डी में छत्रसाल, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो बी, हेमू जो है ये तख्त पर बैठने के साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह की तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, वर्नियर, मंचू, टेवर्नियर, ऑस्टिन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंचू। मंचू जो था दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। बात करें 24वां क्वेश्चन की, इसमें वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आनंद मठ से, इंडियन पीपुल्स से, या गीतांजलि से, या पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आनंद मठ से ही लिया गया था। आनंद मठ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1892 में की गई थी। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में हुई सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का भी नाम था। तो ये रहा इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया हुआ शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पर ध्यान दिया गया है सही नहीं है, जो गलत है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उपज का 30% राज्य का राजस्व था। काठी से ज़्यादा की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और बात करें करेक्ट आंसर की, जो इसमें पूछा गलत है वो है जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ये गलत है, ये अनुमति उसको नहीं दिया गया था। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 26 की। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? तो ये देख लेते हैं, पूर्वार्ध में 18वीं शताब्दी के बारे में पूछ रहा है। तो वर्धमान में, कलकत्ता में, ढाका में, या मुर्शिदाबाद में, या फिर पाँचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि मुर्शिदाबाद दिया गया है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। 18वीं सदी में के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी जो थी वो थी मुर्शिदाबाद में। अब क्वेश्चन 27 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक के रूप में किसे जाने जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। मैडम ब्लावात्स्की इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अदर ऑप्शन देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और जस्टिस राणे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की। बात करें 28 क्वेश्चन की। मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये प्रथम राजधानी की बात कर रहा है, तो ये था गिरिब्रज, जिसको कि राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है मूर्तियों से, खिलौनों से, मुहरों से, आभूषणों से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये हो जाएगा मुहरों से। सिंधु घाटी की लिपि के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो मुहरों से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तुगलक वंश का शासक था। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाए जलालुद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का प्रथम शासक था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें दिया भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग कब की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, गांधी अरविंद समझौता 1931 में, पूना पैक्ट 1932 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो है लखनऊ पैक्ट 1916 में पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें जो है देख लेते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है।
और डोमिनियन स्टेट व्यवस्था में वास्तविक शक्ति शासक वर्ग से इतर किसी अन्य शक्ति में निहित होती है। इसी अधिवेशन के में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण आने के लिए सत्याग्रह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे इनसे जुड़े हुए। अब बात कर रहे थे भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, अकिनलेक या फिर सी राजगोपालाचारी, या इसका ऑप्शन नंबर ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात रहेगी, अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन रहेगा बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या डी. दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ई भी दिया हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं जो भारत सेवक समाज के बारे में क्या बताया गया है। तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किया गया है। जैसा कि आपको याद हो 1905 में बंगाल विभाजन भी किया गया था। भारत सेवक समाज की उद्देश्य राष्ट्रीय की भावना समाज में उत्पन्न करना था। वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी भारत सेवक समाज के सदस्य थे। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में हुई थी 1905 में ही। ये कांग्रेस अधिवेशन में वाराणसी में हुआ। वाराणसी कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन लिबरेशन कांग्रेस फ्रंट पार्टी की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे भारत सेवक समाज के बारे में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो INA की बात करें तो इसका ऑप्शन दे रखा है कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो ऑप्शन आपको एक नंबर ऑप्शन जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन की उपज थी INA की स्थापना के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, इनमें से बता रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 4 गो दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें पता करना है कौन सही है कौन गलत है। तो बात कर लें सैंडर्स हत्याकांड जो 1928 दिखा रखा है, जनरल डायर हत्याकांड 1932 दिखा रखा है, और काकोरी कांड 1927 दिखा रहा है, और अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 दिखा रहा है। और आपको जो अब ई नंबर ऑप्शन जो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं कैसे इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। बात करें काकोरी कांड की जो 1927 के अलावा शेष अन्य सही सुमेलित है। 9 अगस्त 1925 को पंजाब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी तो काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने का प्रयास किया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। इस कांड के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। तो ये एक को छोड़ के बाकी जो है सही सुमेलित है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की। तो बात करें गोल्डन योजना कौन से देश ने शुरू करी, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, कुवैत है और इराक है। और क्वेश्चन नंबर ई भी दे रखा है, बीपीएससी का इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें दिया पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लुधियाना है, गुरुदासपुर है, अमृतसर है, और ऑप्शन नंबर डी में है जालंधर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो लुधियाना हो जाएगा। पंजाब का लुधियाना जो है होजरी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग को याद होगा, अगर नहीं है तो इस चीज़ को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय क्या है, संघ सूची का या राज्य सूची का या समवर्ती सूची का, या डी किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है, या ई उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। बात करें इसे करेक्ट आंसर की तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट का विषय है, आप लोगों को पता होगा कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस सूची पे कानून बना सकती है। अगर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार की बनाई हुई कानून उस पर प्रभावी होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में बता रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना रहा। उस कृषि का योगदान जो है वो क्या है, अस्थिर है, पहले से घटा बाद में बढ़ा, या फिर घट रहा है, या फिर बढ़ रहा है।
और ऑप्शन नंबर ई तो जान ही रहे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घट रहा है। बात कर लें 41 की, जो क्वेश्चन नंबर है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा पहले से। गुलाब का फूल, चमेली का फूल, गेंदा का फूल, रात की रानी पुष्प, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको पता ही है, सी, गेंदा का फूल जो है बिहार का राजकीय पुष्प है, गेंदा का फूल। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और देख लिया जाए तो सही रहेगा। राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है, और प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चैती, काजरी है, और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलतराम यहाँ के थे। और बिहार दिवस की बात करें तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं बिहार से जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 का, बिहार का अक्षांशीय विस्तार करें तो कहाँ से कहाँ तक दिया गया, आपको निश्चित ही तौर पे पता होना चाहिए। तो फिर इसका ऑप्शन देखते हैं, 26 डिग्री से 20 से 26 डिग्री 32 उत्तरी अक्षांश में, या 24 डिग्री 20 सेकंड से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश में, या 20 डिग्री 28 से 27 डिग्री 31 से उत्तरी अक्षांश में, या 26 डिग्री 32 सेकंड से 42 डिग्री 20 सेकंड उत्तरी अक्षांश में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो पता ही रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 डिग्री 20 सेकंड से 27 डिग्री 31 सेकंड उत्तरी अक्षांश में बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करें बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में है 16, 40, 36 और 80। तो आपको पता है मात्र 40 सीट जो है लोकसभा सदस्यों के लिए बिहार में दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने से क्या कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक बार देख लीजिए। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। ह्रासमान कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, या समानुपाती कर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रगतिशील कर कहा जाता है। आइए कुछ विश्लेषण देख लेते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ऐसे कर जिनमें टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप की दर में वृद्धि होती है तो प्रगतिशील कर कहलाते हैं। भारत में आयकर प्रगतिशील कर है। स्वरूप के आधार पर करों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। तरीके के आधार पर कर को 4 भागों में बांटा जा सकता है, अनुपातिक कराधान, प्रगतिशील कराधान, प्रतिगामी कराधान और अधोगामी कराधान। मात्रा के अनुसार कर को 2 प्रकार बांट सकते हैं, एक कर और बहुकर। मूल्यांकन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर और दोहरे कर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे कर से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं, हो सकता है उनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य, एक स्वायत्त राज्य, एक स्वायत्त शासित परिषद, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सबको पता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन 46 में 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ यहाँ पे रांची में, मुंगेर में, सी में दिया पटना में, या फिर डी में दिया भागलपुर में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें क्या कहा गया है, तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेश शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए थे। श्री योगेश शुक्ल पर ब्रिटिश सरकार ने 5000 का इनाम घोषित कर रखा था। इन्हें बक्सर जेल में रखा गया था, जहाँ मार्च 1944 में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके पटना लाया गया, यहाँ उन्हें बक्सर के कारावास में डाल दिया गया। श्री योगेंद्र शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण सेनानी एवं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ल 9 नवंबर 1942 को जेल से फरार हो गए थे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रहे थे आपको योगेंद्र शुक्ल के बारे में। अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 47 की, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी में है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में स्थित है। चालुक्य मंदिर का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थापित है। तो बात करेगा क्वेश्चन
सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? धारगुला, माउंट आबू, खजुराहो, कोणार्क या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कोणार्क में विख्यात सूर्य मंदिर की स्थान पर निर्मित है। तो कहाँ है? कोणार्क है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, नाइजीरिया में, फिलीपींस में, मेक्सिको में और ऑस्ट्रेलिया में। और ऑप्शन नंबर 5 तो जान ही रहे हैं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिलीपींस में जो है इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का देश में स्थित है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी, आन, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये झांसी की रानी जो है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। तो याद रहेगा, झांसी की रानी पहली फिल्म है जो पूर्णतः रंगीन थी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात करें 52 की, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, 1925 में, 1930 में, 1922 में, 1927 में। तो 1930 में पहला बार राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ शुरू किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा राज्य कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1912 से, 1 अप्रैल 1936 को, 10 मई 1916 को, 1 अक्टूबर 1936 को या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पता है आपको 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा का अलग हुआ था और बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और बात कर ले क्वेश्चन नंबर 54 की, निम्न में से सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? तो बिहार में सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, वैशाली है, बेगूसराय है, दरभंगा है, पटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। बात करें जनसंख्या घनत्व की तो पहला जो है यहाँ दिया शिवहर 1880, पटना 1823, दरभंगा 1728, वैशाली 1717 और बेगूसराय 1549 है। कैमूर बिहार का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। कैमूर का जनघनत्व मात्र 488 है। तो इस तरह से अपन देख लिए इसका। अब बात करें, बिहार एकमात्र उत्पादक है लोहे का, पायराइट का, मैग्नीज का, जस्ता का या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पायराइट का उत्पादक है बिहार, जो है एकमात्र पायराइट का उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लें तो मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो मानव पूंजी सूचकांक को जारी करता है। बात कर लें क्वेश्चन 57 की, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? 12.86%, 10.76%, 13.14% या 12.86% या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब ये ऑप्शन आया तो इसका थोड़ा व्याख्या देख लेंगे, क्या इस तरह से इसका कारण है जो ये ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हुआ है। बात करें बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार तो 11.29% है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, जो मात्र 10% है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है जो 62.17% है। और भारत में सबसे अधिक नगरीकृत आबादी वाला राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य दिल्ली है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आबादी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से। और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से
अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, जो कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी द्वारा आच्छादित हैं। उत्तरी बिहार के मैदानों में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जिसका निर्माण पूर्व में कोसी महानंदा प्रणाली, मध्यवर्ती पश्चिमी भाग में गंडक, बूढ़ी गंडक एवं सरयू के निक्षेपण से हुआ है। बिहार में लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार की मृदा को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी बिहार के मैदान की मृदा, दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदा और दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा। बात करें मृदा के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर है, जो कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किनको? निर्यात व्यापार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक स्थापित करने के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जैसा कि नाबार्ड से ही कंफर्म हो गया, ये कृषि के लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी में पहले ही मिल गया अपन लोग को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये पुनर्वित्त प्रदान करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, नियत विदेशी मुद्रा की दर से कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा की दर से कौन बदल सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, सेबी वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा विदेशी मुद्रा दर को बदल सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, गुजरात से, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ही बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? किस प्रोजेक्ट की? तो सलाल प्रोजेक्ट की संबंध किस नदी से है? तो ऑप्शन देखते हैं, सतलज, सिंधु, चिनाब, रावी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चिनाब नदी से संबंधित है सलाल प्रोजेक्ट, याद रहना चाहिए अपन को, चिनाब नदी से ही रिलेटेड है सलाल प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि कौन सा गर्म जलधारा है, कौन सा ठंडी जलधारा है। यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एंटीलीज जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, लेब्राडोर धारा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सबसे पहले करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बात करें इसके व्याख्या की तो देख सकते हैं अपन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एवं लेब्राडोर जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा एक ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है। यह हिंद महासागर में ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है। इसी जलधारा के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। महत्वपूर्ण गर्म जलधाराएं की अगर बात कर लें तो वो है आपको क्यूरोसियो अलास्का की जलधारा, एल निनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ब्राज़ील जलधारा। ये सारी जलधारा जो हैं महत्वपूर्ण गर्म जलधाराएं की बात कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो 2 ऑप्शन मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो दिल्ली से अटारी को जोड़ता है, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो दिल्ली से कन्याकुमारी को जोड़ता है, या इनमें से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 44 जो दिल्ली से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाई अब देख लेते हैं ये किसको जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी की जोड़ती है। अब अगला देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर दिया गया है, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन 2 चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब कथन के रूप में पूछा गया है इसका आंसर, तो देखते हैं पहला में दिया है पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, या इनमें से कोई सही नहीं या एक से अधिक सही।
बात करें करेक्ट आंसर की तो दोनों इसका जो कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। शीतोष्ण कटिबंध के बारे में चर्चा किया गया है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, या दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त या ध्रुवीय क्षेत्र के तक, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त से ध्रुवीय क्षेत्र तक, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब इसका सही आंसर की बात कर लेते तो वो इसका 5वां नंबर हो जाता है, ऑप्शन जो है ई नंबर, जो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसके बारे में देखते हैं ये 5वां आंसर कैसे सही हुआ, इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र की दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिका वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा ही है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा को अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृत्त नहीं है। ये रहा इनसे अक्षांश से रिलेटेड, तो इसका तरह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर। बात करें 67 की, वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्न में से किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है रावी नदी, बी है व्यास नदी, सी है सतलज नदी, डी है चिनाब नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो चिनाब नदी का जो है उपयोग नहीं करता है। दुकम पत्तन किस महासागर या सागर में स्थित है। कौन सा दुकम पत्तन, ऑप्शन देख लेते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन है, अरब सागर। तो दुकम पत्तन की महासागर की बात करेगा तो ये अरब सागर में स्थित है। पंजाब में खरी संख्या में अल्पप्लावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है। चिनाब नदी से, सतलज नदी से, या फिर झेलम नदी से, या ऑप्शन नंबर डी व्यास नदी से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें सतलज नदी से जो है जल आता है। जब अप्लावन नहर है तो इसमें नदी कहाँ से आता है, जो कि पंजाब की बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, और इसमें जल जो आता है वो सतलज नदी से आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नौकरशाही के प्रसिद्ध नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। मैक्स वेबर, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, F.W. टेलर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैक्स वेबर का नाम बहुत ही फेमस है नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में। जब भी आपको नौकरशाही के सिद्धांत का ऑप्शन दिखे तो सीधा सीधी मैक्स वेबर को आपको करेक्ट आंसर टिक कर लेना है। गोथ डी बेस सुरंग किस देश में स्थित है, ये सुरंग के बारे में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जापान में, इराक में, ईरान में, स्विट्जरलैंड में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गोथ डिबेस सुरंग जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। वर्ष 2026, वर्ष 2027, वर्ष 2028 और वर्ष 2030, और या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करंट आंसर इसका पता होगा बी, वर्ष 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है बन जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। कंचनजंगा, रुद्रनून, या गंगोत्री, या केदारनाथ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं तो वो दिया गया है। गंगोत्री का विस्तार जो है 25 किलोमीटर तक है।
रुनडुन का 16 किलोमीटर है, कंचनजंगा का भी 16 किलोमीटर है और केदारनाथ का 14 किलोमीटर है। ये इसका कुछ दिया हुआ है कहाँ तक है इसका विस्तार। बात करें 75 की, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? किसका? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का। बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, तो रांची में दिया गया है, या मैसूर में, या अहमदाबाद में, या नागपुर में, या पांचवा फेवरेट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यालय का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ अवस्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको तुर्की में, भारत में, यूएसए में, या इराक में। ग्रेट सॉल्ट झील जो है आपको यूएसए में अवस्थित है। बात करें ग्रेट सॉल्ट झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। इसकी लवणता की बात कर लें तो 220 डिग्री है। सबसे अधिक लवणता वाला झील वॉन झील है जो कि तुर्की में है और इसकी लवणता जो है 330% है। मृत सागर इजराइल जॉर्डन की लवणता की अगर बात कर लें तो ये 238% है। चिल्का झील एशिया के सबसे बड़ी झील है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा झीलों के बारे में। बात कर ले कोंकणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है नहीं पाए जाते हैं। स्कैंडिनेवियन में, अमेजोनिया में, या कनाडा में, या फिनलैंड में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये बी ऑप्शन जो है अमेजोनिया में जो है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कहाँ? अमेजोनिया में। बात करें 78 में, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रह के अनंत में, पूर्ण सूर्य ग्रह के आरंभ में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर, या केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बात करें से करेक्ट आंसर की तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लें इसका हीरक वलय का दृश्य क्या होता है। तो हीरक वलय का एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतया पथ चिन्ह परिधीय क्षेत्रों पर ही देखा जा सकता है। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। हीरक वलय परिधि रेखा के दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिपता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, तथा जब पूर्णतः छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना निर्मित करती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा हीरक वलय के दृश्य के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? कामनगुंडी से, मयूरभंज से, क्योंझोर से, या दिल्ली राजराहा से, या पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्योंझोर से जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। देख लें क्योंझोर के बारे में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझोर से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र राउरकेला कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रुप्स और डी मैग के सहयोग से लगाया गया था। इसने वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया था। यह मैगजीन और चूने के पत्थर के भंडार के निकट स्थिति है। यह लौह अयस्क ओडिशा के सुंदरगढ़ अथवा क्योंझोर और केंदुझार जिले से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्रों से कोकिंग कोयले का कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैग्नीज चूने का पत्थर और डोलामाइट वीर मित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मित इस्पात संयंत्र हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखने लायक है कि राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 80 की।
निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश है? बात करें बाल्कन देश तो ऑप्शन देख लेते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवेनिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन है? रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखते हैं कि क्या करेक्ट रहेगा जो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आया है। ऑस्ट्रिया के अलावा अन्य सभी देश जो है बाल्कन देश है। किसके अलावा? ऑस्ट्रेलिया के अलावा। बाल्कन क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। तो बाल्कन देश जो है बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि देश जो हैं ये बाल्कन देश हैं। बाल्कन क्षेत्र पर अधिकार के लिए यूरोपीय देशों के बीच लंबा संघर्ष हुआ था। बाल्कन क्षेत्र भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा बाल्कन देश के बारे में। बात कर लेते हैं 81 क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, भाग 12, जिसमें कहा गया वित्त संपत्तिवाद संविधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 12 जो है सही आंसर हो जाएगा। और भाग 3, भाग 4, भाग 11 ये सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात कर लेते हैं तो भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300, 301, 302 और 303। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए जो इसके हिसाब से है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बात करिए ऑप्शन नंबर ई क्यों है? तो भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के उपयुक्त में से एक अधिक अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुसार 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 301 से तथा अनुच्छेद 303 दोनों प्रावधानों भारत के किसी राज्य के व्यापारी या प्रतिष्ठानों को भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य के कार्यों को संपादन की गारंटी प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 301 में यह उपबंधों को अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद अधिकार से संबंध है। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ एवं राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध प्रावधान है। और अनुच्छेद 300 में भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा भारत संघ राज्य की ओर से वाद लाना या उन पर लाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 302 की बात कर लें तो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद 19D की में बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है 301 और 303 दोनों इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ई सही होगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के संबंध में सही तथ्य या तथ्यों का चयन करें। तो किसके बारे में? सहकारी समितियों के संबंध के बारे में। तो पहला दिया रखा है इसका कूट में जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 में अंतः स्थापित हुआ। दूसरा है सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक है। और तीसरा है सहकारी सोसाइटियां राज्य सूची का विषय है। अब देखना है कि ये तीनों में से कौन सा कूट सही है, कौन सा कूट गलत है। तो पहला दे रखा है पहला सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या सिर्फ तीसरा सही है, या ऑप्शन डी में पहला दूसरा तीसरा सही है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है। तो ये तीनों कथन जो है एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीन ऑप्शन सही है।
97वां संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को लाया गया जो 2011 में आया था और 9 खो में रखा गया। और 243 ZS से ZT तक है, ये भी सही है। और ये सहकारी सोसाइटियाँ राज्य सूची का विषय है, एकदम तीनों करेक्ट है इसका आंसर। बात करें 84 की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये KT शाह के द्वारा ये कथन कहा गया था। बात करें क्वेश्चन 85 की, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर CD देशमुख, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबको पता होगा कि इन्हीं के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्तुत किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? संथानम समिति रिपोर्ट, पाल एपल्लवी रिपोर्ट, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, नरसिम्हा समिति रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। पाल एपल्लवी रिपोर्ट जो है ये अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित रिपोर्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है पाल एपल्लवी रिपोर्ट, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? फेवरेट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल और वित्तीय आपात। तो इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। तो आपको करेक्ट आंसर जो बताना होगा वो हो ही जाएगा, अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बात करें इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित अनुशंसा पर लागू किया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जैसा जम्मू कश्मीर में करना पड़ा था। 1990 से 1996 तक सर्वाधिक काल तक रहा था। राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदित होने पर 6 माह तक लागू रह सकता है। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया जा चुका है। सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया जा सकता है, 3510 दिनों तक। राष्ट्रपति शासन के 2 अन्य नाम है, संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा, याद करने के दृष्टिकोण से। संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल को भी राष्ट्रपति शासन के लिए ही जाना जाता है। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 88 की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या डी में उपराज्यपाल होता है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपराज्यपाल जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 89 का डी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है और संसदीय, सारे गलत ऑप्शन है। और करेक्ट की बात करें तो ये हैं मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। राज्यसभा की संरचना 81, लोकसभा की संरचना 80 और भारत की महान्यायाधीश की अनुच्छेद 76 और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्यों होगा ऐसा? तो सारे अनुच्छेद का व्याख्या देख लीजिए। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना 81, भारत का महान्यायाधीश 76, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा 64 और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना ये 64 में दिया गया है। और भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया है। राज्य आपातकाल की घोषणा 356 में दिया गया है। तो जब भी आपको राज्यसभा लोकसभा की बात आए तो आपको एक कोड याद रखना है जिसको बोलते हैं सरला। 100 से संसद और र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो इसका होगा 79, 80, 81, ये तीनों क्रम में है। इस तरह से आप कभी कन्फ्यूज नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किन राज्यों में
निम्न राज्यों में से किसमें है? तो ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पता है सबको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आरक्षण किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, ग्राम स्तरीय, जिला स्तरीय, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 5वां ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। बहुत बढ़िया। अब इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो है अनुशंसा बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। अब कुछ और समिति है, उनके बारे में आप सुन लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सन 1957 में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। ग्राम सभा पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति 1997 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापित सुझाव दिया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट समिति इसमें दिया गया। बात कर लेते हैं 93 की, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की सर्वाधिक गतिविधियां की जाती हैं? प्रथम है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्राथमिक प्रकार की जो है गतिविधियां अधिक की जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 94 की, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1948 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इजी भी है। 1950 में जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संसद के द्वारा। बात कर लेते हैं 95 की, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 10वां भाग, न्यूनतम से 100 सदस्य, कुल सदस्यता का 1/4, लोकसभा का 50% संख्या, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट जो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सदस्यता का 10वां भाग जो है होना चाहिए न्यूनतम संख्या में उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का अटॉर्नी जनरल, और या फिर सांसद, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार प्राप्त है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 97 की, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध है? वित्त आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऐसा क्यों हुआ वो देख लीजिए। योजना आयोग के संबंध में संविधान में उपबंध नहीं था, शेष अन्य विकल्प का संविधान में उपबंध था। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के कर्मचारी प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। यह एक संवैधानिक विधिक निकाय था। यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन सर्वोच्च अंग था। इसके स्थान पर अब सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया है। यह भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 308 323 क के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है? राउफ, गरबा, दुल्हम, कथकली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई जो दिया हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऐसा क्यों? तो इसमें दिया गया है राउफ और दुमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, हिकात दुल्हम जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, गरबा डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह इसलिए सही नहीं हुआ, जो क्यों युवा तो 2 जो है राउफ और दुमहल ये 2 नृत्य जो है जम्मू कश्मीर की है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 99 की, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 16 मई को, 15 जुलाई को, या 5 जून को?
या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 7 अगस्त को ना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस के बारे में कुछ और अगर जानने की प्रयास करें तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का उद्देश्य इस क्षेत्र के प्रोत्साहन करना तथा हस्तनिर्मित करघाओं को उपयोग को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर की पहली राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लॉन्च किया गया था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है युवा दिवस से डे दिवस से इम्पोर्टेंट रहेगा जो यहाँ बताया गया। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यपाल द्वारा या डी ऑप्शन नंबर है संसद द्वारा। ये संसद के द्वारा ही संभव है कि एक ही उच्च न्यायालय को 2 राज्यों के लिए जो है सो स्थापना करना। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 101 की बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? क्या है? बिजली का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पहले भौतिक परिवर्तन फिर रासायनिक परिवर्तन, पहले रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए जो है भौतिक परिवर्तन। याद रखने चीज है बिजली के बल्ब का चमकना जो है भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लें तो कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहेगा ये। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो बी नंबर का ऑप्शन जो है ना उत्तल दर्पण ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? तो कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए जो किया जाता है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो है ये यातायात के दृश्यावलोकन के लिए ही लगाया जाता है। ये उत्तल दर्पण तो है ही। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे का ट्रैफिक का दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्चलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण निम्न उपयोग है सेविंग मिरर में, डॉक्टरी दर्पण में, टेबल लैंप में, सोलर कुकर में जो है किया जाता है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों होते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में एवं कैलिडोस्कोप में किया जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्न मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर, पुतली पर, प्रतितारिका पर या स्वच्छ मंडल पर? तो क्या कहता है मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर जो है मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब का बनता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 104 की। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं या वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं या ऑप्शन नंबर डी वे शरीर को रूपांतरित होने वाली सारी ऊष्माओं को विकसित कर देते हैं या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्माओं को परावर्तित कर देते हैं। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की। सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? तो चांदी। 106 की बात करें। साधारण बैरोमीटर में कौन सा ऐसे द्रव्य प्रयोग होता है या होते हैं? पारा, जल, अल्कोहल, एसिड या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो है पारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? तो साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? तो पारा जो है प्रयोग होता है। 107 की बात करें। निम्नांकित में से सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा तापमान घटने पर घटता है, या ऑप्शन नंबर बी, द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब में परिवर्तन से प्रभावित रहता है, या कुछ ऑप्शन नंबर सी, द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटता है जबकि तापमान घटने पर बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर डी, द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ता है तथा दाब घटने पर घटता है, या ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कौन सा सही होगा। तो बात कर लें 107 का सही ऑप्शन जो जा रहा है वो ई जा रहा है ना, कि उपरोक्त में से सही या एक से अधिक। ऐसा क्यों जा रहा है तो इसके बारे में एक बार इसका तुलना देख लेते हैं। ये इसके अनुसार ये सारे ऑप्शन जो हैं सही है। क्या होगा, फर्स्ट जान लीजिए कि सारे ऑप्शन सही है और इसीलिए जो है ये ऑप्शन नंबर ई आया है। तो द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान के सीधा अनुपाती होता है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता समानुपाती होता है। टीका, किसी विलयन के दो प्रमुख घटक होते हैं, विलय एवं विलायक। बात करें द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब के से अप्रभावित होता है। द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान के वितरकमानुपाती होता है। द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब के सीधा अनुपाती होता है। और कोलाइडी विलयन में एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से छितर बितर कर दिया जाता है। कुछ प्रमुख कोलाइडी विलयन की बात करें तो रक्त, सोल, दूध, पायस, पनीर जेस, बादल एरोसोल, धुआं एरोसोल, ये जो है मिलाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लें तो इसमें दिया गया है, वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है। तो वायु में गैसीय अवयवों का पृथक्करण की बात कर रहा है। फिल्टरेशन द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन द्वारा जो है पृथक्करण किया जाता है, गैसीय अवयवों को अलग किया जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 109 की, क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है 1, 8, 7, 10, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 110 की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसका CaSO4 1/2H2O जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, CaSO4 1/2H2O, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र की, तो उसमें है धोवन सोडा Na2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा NaHO3, नीला कशिश CuSO4 5H2O, या फिर हरा कशिश FeSO4 7H2O, या फिर है फिटकरी K2SO4.Al2 SO4 का होल 3 24H2O, ये फिटकरी का हो गया। मोहर लवण की बात करें तो FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 6H2O जो है मोहर लवण की सूत्र है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है। टंगस्टन, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये ऑप्शन नंबर ई ही इसका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बात करें इसकी व्याख्या की तो नाइट्रोजन, पोटाश एवं फास्फोरेट एक उर्वरक खनिज है। N, P एवं K युक्त उर्वरक को मिश्रित उर्वरक मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसका सूत्र NH2CONH2 होता है। पोटेशियम उर्वरक क्रमशः KNO3, KCl एवं K2CO3 है। टंगस्टन धूमिल श्वेत रंग की धातु है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने, काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में होता है, जबकि शेष उर्वरक खनिज है। टंगस्टन की परमाणु संख्या 74 है। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस है एवं क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस है। इसका संकेतक W से होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है। यकृत ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथियां,
अग्नाशय ग्रंथियाँ। तो ये यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियों के रूप में जाना जाता है। कौन सा? ये यकृत ग्रंथियाँ माना जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एसिटिक अम्ल जो है सिरका का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? सिरका का रासायनिक नाम जो है सिरका का वो है आपको एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को कनेक्ट करना है सिरका से। क्वेश्चन नंबर 114 की बात कर लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऑप्शन दिया गया पहला सलीम अली, E.O. विल्सन, M.S. स्वामीनाथन, माधव गाडगिल। पर्यावरण शास्त्री है, कृषि वैज्ञानिक है, कीट वैज्ञानिक है और पक्षी वैज्ञानिक है। अब जब इसकी कूट मिलाने की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो कि नीचे से ऊपर मिला दीजिए। ऑप्शन नंबर सलीम अली का पक्षी वैज्ञानिक, सलीम अली के नाम पे बहुत सारा पक्षी विहार बनाया गया है, तो ये कॉमन से आप पता कर सकते हैं। E.O. विल्सन, E.O. विल्सन जो है कीट वैज्ञानिक है, ये याद रखना होगा, अगर है तो बहुत बढ़िया। या M.S. स्वामीनाथन की बात करें तो ये कृषि वैज्ञानिक है, इसका जो है दूध के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करें माधव गाडगिल की, ये पर्यावरण शास्त्री है। कौन है? पर्यावरण शास्त्री जो है माधव गाडगिल हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिकाओं में नहीं है। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिकाओं में से नहीं है। कोशिका कला, नाभिक, लवक, कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कोशिका द्रव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताल्पा को रोकना, लोहे का उपयोगीकरण, ऑक्सीजन का परिवहन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये क्या रहता है? हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। बात करें 117 की, तो इसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पूछ क्या रहा, सम्मिलित है या नहीं है। एट्रोपिन का दिया गया बेलाडोना, कोकोनिन का दिया गया अफीम, क्यूरियर का दिया गया है अमेजेनिया लियाना, या डायोस्जेनिन का दिया गया है मैक्सिकन याम। ऑप्शन देख लेते हैं। इसको कूट में दिया गया है, या केवल ए सही है, केवल बी सही है, सी और डी सही है, डी में कोई नहीं है, या ई एक सही है या एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, केवल बी जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब जो है सम्मिलित है। बी में क्या है? कोकीन जो अफीम का है ये गलत है, मिलान किया हुआ ये सही नहीं है। बात करते हैं 118 का, निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित कीजिए। इसमें सम्मिलित करना है वायु प्रदूषण निवारक कानून कब हुआ? जल प्रदूषण निवारक कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम। बात करें इसको सम्मेलन की तो सबसे इसका करेक्ट आंसर कूट मिला के देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से है वायु प्रदूषण निवारक कानून 1972 में, जल प्रदूषण निवारक कानून 1982 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और भारतीय वन अधिनियम 1927 में। तो इस तरह से दिया हुआ, अगर उल्टा मिलाते हैं तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से दिया गया है और एक बार आपको ध्यान रखना होगा इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन का। 119 में क्या? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एट्रोपिन, एलेथ्रिन, बेंजामिन, हेक्साक्लोरोफिल, या 2 में प्रोपॉक्सीफिनाइल, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात करें मच्छर भगाने वाली दवाई का नाम, उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रिन। एलिथ्रिन नाम याद रखना है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 120 में भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीकृत बैंक की तरह कार्य करता है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय बैंकों की तरह काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न में से किन राज्यों में से किस में है? बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स एफ रिचर, बोनो गुटेनबर्ग, गैलीलियो, सर क्रिस्टोफर रेन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। कौन थे? गैलीलियो। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में करते 124 की इकोसिस्टम शब्द दिया था। टेंसले ने, न्यूटन ने, क्लीमेंट्स ने, ऑडम ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये दिए थे टेंसले ने। टेंसले साहब ने इकोसिस्टम शब्द का दिया गया था। बात करें 125 की। कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग है वृक्क, दिमाग है लवक, प्लाज्मा, केंद्रक, या केंद्रिका, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। कोशिका का दिमाग है केंद्रक में। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर सबको पता होना चाहिए, वो होता है, और ये भी सर्वग्राहता होता है, जो सबसे प्राप्त कर सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 127 की। मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के किस प्रकार से संसाधन हैं? संभावी संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, ये जैव संसाधन है। 128 में है कि वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविक, वहितमल, ह्यूमेलिन, या एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक जो है कहलाता है, जो मनुष्य के द्वारा प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात कर लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? डायनेमो, थर्मोपाइल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, सौर सेल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सौर सेल जो होता है कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर सेल। एथेनॉल की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में 7117 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? बात बोली जाती है 456 भाषाएं केवल भारत में बोली जाती है। 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 में कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पुर्तगाल देश भागीदार देश था। पुर्तगाल में, भारत में, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। भारत में किया गया था, और इसका भागीदार देश जो था पुर्तगाल था। किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। मध्य प्रदेश जो है मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया है। 134 की बात कर लें। किसने संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? CNSA, नासा, इसरो, जाक्सा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं 135 की। हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व का पहला कोविड-19 स्वतः परीक्षण किट को मंजूरी दी है? इटली, अमेरिका, चीन, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्वतः परीक्षण किट को मंजूरी दे दी है। भाई कौन है? अमेरिका। 136वां क्वेश्चन देखिए। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? श्रद्धा जोशी, विजय माल्या, विजय मित्तल, अशरफ पटेल, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, चीन।
ऑप्शन नंबर सी जो है अशरफ पटेल जो है हो जाएगा इसका सही आंसर। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला कौन है? अशरफ पटेल। बात करें क्वेश्चन नंबर 137 की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, तो इसमें दिया गया है एवरी ब्रेथ काउंट्स। यह थीम 2020 के किस दिवस का है? एवरी ब्रेथ काउंट्स, ये थीम जो दिया गया है ये दिया गया विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर। कौन सा दिया गया? विश्व निमोनिया दिवस का अवसर दिया गया है। एवरी ब्रेथ काउंट्स थीम 2020 में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा क्षमता। भारत दिसंबर 2020 में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दिसंबर 2020 में कौन सा स्थान रखता है? तो डी रखता है। ऑप्शन नंबर डी में है चौथा। टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना राग, राकेश मारिया, हरिओम तिवारी, एम.जे. अकबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिओम तिवारी। बिहार में प्रजनन दर 2015-16 में 3.4 थी, जो कि 1920 में कितना प्रतिशत रह गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी 3% रह गया है। पहले कितना था? 3.4, अब 3% रह गया। चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? भूटान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भारत के द्वारा चक्रवात गति का नामकरण किया गया था। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44 के किस राज्य में पहली बार पाया गया? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पहली बार तमिलनाडु में पाया गया था। कहाँ पे? कोरोना वायरस नया स्ट्रेन N44 के तमिलनाडु में पाया गया था। ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? किसमें? ग्लोबल टूरिज्म सूचकांक 2020 में भारत कौन सा अंक रैंक रहा था? तो भारत का रहा था अष्टम रैंक रहा था 2020 में। विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या जाएगा? रुद्राक्ष के नाम से स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद में, राजगीर में, वाराणसी में, शिमला में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये किया जाएगा शिमला में। तो विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष कहाँ किया जाएगा? शिमला में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, के.एल. राहुल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बने हैं आपको विराट कोहली जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एवं कल्चरल सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया है? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। गोरखपुर में किया गया है योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 147 का देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का गिरावट दर्ज किया गया है? तो ये गिरावट दर्ज किया गया आपको मात्र 5.8% का गिरावट दर्ज किया गया। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां UNFCPA ने किस से अपनी नई एम्बेसडर नियुक्त किया है? नतालिया वोदियानोवा को, प्रियंका चोपड़ा को, प्रीति सिन्हा को, अर्चना सोरेंग को या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये नतालिया वोदियानोवा को चुना गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 149 की, तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? दिवंगत सुल्तान काबुल बिन सैद अल सैद को, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, चंडी प्रसाद भट्ट को या सर डेविड एलन बरो को। तो दिया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मेरा राशन ऐप, मेरा घर संसार, मेरा खाद्य ऐप, मेरा खाद्य शासन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये पहला सेट है प्लेटफॉर्म के द्वारा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही मदद करेगा। ये इस तरह से बनाया गया है कि आप इसको एयरफोन के द्वारा सुनेंगे बिना ऑप्शन देखे भी, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपका रिविजन आराम से होता रहेगा। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर सुन सकते हैं और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।